आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं मैं अभिषेक मिश्रा अभ्युदय बरेली से। आज का शीर्षक सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायिक समीक्षा लेके। तो आइए जानते हैं पहले हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, संविधान के अगर भाग 5 अध्याय 6 की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्र, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। ये तो हो गई कंसेप्चुअल बात कि चलिए ठीक है, एक फैक्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। परंतु बड़ी व्यवस्था के अनुसार जिस कार्यप्रणाली के तहत आदरणीय सुप्रीम कोर्ट काम करता है वह जानना भी अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करने के लिए कॉपी पेन सब लेकर के बैठें और इस लेक्चर को बारीकी से समझते चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की न्यायिक प्रणाली को समझने के लिए आपको ये पिरामिड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज़ है ये पिरामिड स्ट्रक्चर? तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पिरामिड है इसमें नीचे वाइड इसका बेस है और साथ ही साथ ये ऊपर जाकर के एक सिंगल कोर्ट की ओर इशारा करता है जिसे हम प्यार से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर नीचे मैनी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर इस पिरामिड का जो बेस वाइड है उससे क्या मतलब है? तो आप समझिएगा कि 142 करोड़ की आबादी हो गई है हमारे देश की। जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो क्या है कि अभी हर जगह सुप्रीम कोर्ट या एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अगर होती तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता। जैसे आपने थाने देखे होंगे, चौकी देखी होगी। क्या होता है, थाने या चौकी जो होते हैं वो किस पर्पज से बनाए जाते हैं? ताकि उनके आसपास में, ताकि उनके क्षेत्र में यदि कोई भी क्राइम होता है तो वो उस क्राइम को सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, पीड़ित है, वो रिपोर्ट करे, ताकि वो उस न्याय क्षेत्र में ले जा सकें जहां से उनकी चौकी के अंदर वो जुर्म हुआ है, उसको पर्टिकुलर कोर्ट में ले जा सकें। अब क्या होता है कि जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि स्थानीय शासन होता है जिसके अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है ना, और आपकी नगर पालिका होती है, ऐसी आप समझ लीजिए कि न्यायिक प्रणाली का भी एकीकृत मॉडल होता है जो कि 3 चरण में है। जिसमें सबसे निचला चरण जो बात करता है वो आप अपने जिले में देखते होंगे, न्यायिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं सत्र एवं सिविल जज न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट, और साथ ही साथ उसके नीचे भी कई सारे कोर्ट्स काम करते होंगे। तो ये किस लिए होता है कि आपके अगर एरिया में सबसे पहले कोई अपराध हुआ है तो आप नज़दीकी पुलिस चौकी पर उस अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट को दर्ज करवाएं। उसके बाद उस रिपोर्ट को दर्ज कराने के बाद में जब मामला आपके ऊपर शुरू हो तो वो अदालत में पहुंचे, ताकि उसके प्रायोजित तरीके से जो सही तरीका है उस तरीके से उस मामले पर आपको न्याय दिया जा सके। तो ऐसे छोटे मामले या जो भी अन्य आपके सबसे पहले क्षेत्र के मामले होते हैं वो सबसे सर्वप्रथम दर्ज होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में। और हाँ, इनको निचली अदालत कहने की गलती मत कीजिएगा। आपको ध्यान दिला दूं कि आदरणीय डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने तो कई बार टोका भी है, साथ ही साथ ये मुद्दा कई बार आ चुका है कि ये निचली अदालत नहीं है, ठीक है, इनको आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोले, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर साउंड करता है, ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट आप कह सकते हैं। ये भी बात महत्वपूर्ण है, इस पर काफी चर्चा हुई थी। खैर, अब वापस आ जाइए, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले सपोज दैट किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध हुआ, ठीक है। आइए थोड़ा सा न्यायिक प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं कि मान के चलिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। यदि मिस्टर एक्स के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो सर्वप्रथम मिस्टर एक्स क्या करेंगे? पुलिस को सूचना देंगे। सर किस माध्यम से देंगे? तो ये जाकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में या तो एफआईआर जो होगी, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, या तो एफआईआर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ होगी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं नोन, या हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना हो और जो अपराध हुआ है उस अपराध के विषय में इनको भी नहीं ज्ञात कि अपराध किसके द्वारा किया गया है। अब मान लीजिए आप तो रात में सो रहे थे, आपके घर में यदि कोई चोरी हो जाए तो आपने चोर को तो नहीं देखा, सुबह उठे आप और आपके यहाँ घर में सामान जो है वो आपकी नजरों के सामने ओझल है, तो आपको महसूस होगा कि अवश्य कोई व्यक्ति अपराध करके गया है। तो ऐसे में आप जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, वो किसके खिलाफ कराएंगे? अज्ञात के खिलाफ कराएंगे, अननोन के खिलाफ कराएंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एफआईआर पर जो पुलिस होती है, ठीक है, पुलिस अपना काम शुरू करती है और पुलिस शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन, जिसे चाहे आप अन्वेषण कह लें, जिसे चाहे आप विवेचना कह लें, या जिसे आप पुलिस का कार्य कह सकते हैं। बाद में क्या होता है बच्चों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एक चार्ज शीट बनाती है, चार्ज शीट, या यूं कहिए जो अपराध है जिसके बारे में जो भी तहकीकात करी है उस तहकीकात को रिपोर्ट बना करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर एक जज साहब होते हैं और जो पीड़िता पक्ष है यानी कि आप कह सकते हो विक्टिम है वो होता है। और अगर ऐसी जांच के दौरान किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी अपराध, ठीक है, जो कि दर्ज करे हैं, पुलिस विवेचना में नाम आए हैं, तो ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसे डिफेंस कहते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है कि एक जज का काम क्या होता है, एक जज का काम होता है कि इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या अपराध हुआ। तो बेटा अगर जज साहब ने कोई फैसला सुनाया है तो 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो वो जिस क्षेत्र में चोरी हुई वहां के नजदीकी पुलिस चौकी में दर्ज होगा, उस नजदीकी पुलिस चौकी से उस न्याय अधिकरण क्षेत्र में पहुंचेगा, यानी उस जज के कोर्ट में पहुंचेगा जहां के लिए वो मैटर या जहां के लिए वो चौकी जो है वो लायबल है, उत्तरदायी है। उसके बाद अगर जज साहब जो फैसला दे देते हैं बच्चों, और अगर उस फैसले से दोनों में से कोई भी पक्ष सहमत नहीं है तो वो पक्ष ले जा सकता है उसको आगे अपील में। कहां ले जा सकता है? हाई कोर्ट के द्वार ले जा सकता है। हर राज्य के पास अपना हाई कोर्ट होता है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और यदि हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं होते हैं तो अंत में आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा सकता है। तो ये भारत की एक प्रणाली है कि भारत में कोई भी अपराध के बाद में पुलिस जांच विवेचना करती है, उसके बाद नजदीकी यानी कि सबसे पहले लोकल स्थानीय न्यायालय में दर्ज होता है, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई के बाद यदि आप निर्णय से सहमत हैं तो ठीक है, आपका एक फैसला हो गया, और आप फैसले से नहीं सहमत हैं तो फिर आप हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं। हालांकि इसमें भी कैच है कि हाई कोर्ट से अपील में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता। इसमें अनुच्छेद 133, 134 और 134A भी काम करते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं, परंतु एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। खैर, अब आइए आगे चलते हैं। तो देखने को यह मिलता है, सबसे पहले आप इस प्रक्रिया को समझिए। एक एरो ऊपर की ओर बनाइए और एक एरो नीचे की ओर बनाइए। सर ये क्या होता है? आप इस साइकिल को समझिए कि सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कौन से कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि ये जो एस्केलेटर है, ये जो सीढ़ी है, ये इधर से ऊपर के लिए जाएगी, न्यायिक प्रणाली। और दूसरी तरफ जो आपने ये लोअर स्केल बनाया है, या लोअर नीचे की ओर आते हुए इंगित करते हुए जो तीर कमान बनाया है, इसको आप समझिएगा। ये बताता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो ऑटोमेटिकली सभी हाई कोर्ट पे मान्य होगा, एवं डिफरेंट हाई कोर्ट के नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है, उस पर लागू होगा। उदाहरण स्वरूप यदि अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज से राइट टू चॉइस है, यदि आप बालिग हैं, यदि आप वयस्क हैं, यदि आप 18 से ऊपर के हैं, 18 वर्ष के हैं, और यदि आपको किसी अपने से संबंधित व्यक्ति से शादी करनी है जो भी बालिग है और जिसको आप चूज करना चाहते हैं फॉर मैरिज के लिए, तो आप चूज कर सकते हैं, उसकी भी कंसेंट होना चाहिए। दोनों लोग अपनी कंसेंट से, अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं। तो ये बात कह दी, तो बेटा सभी हाई कोर्ट के लिए ऑटोमेटिकली ये फैसला बाइंडिंग हो जाएगा, और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी ये फैसला बाइंडिंग हो जाएगा। अक्सर इसी को बोला जाता है स्टार डिसीसेस, जो कि आर्टिकल 141 में वर्णित है। सर ये स्टेरे डिसीसेस का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जो भी फैसला होता है सर्वोच्च न्यायालय का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर ये तो हम बेसिक कार्यप्रणाली समझ गए, परंतु हमें जानना ये सर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि सबसे बड़े बिंदु की बात यह है कि इस पर भी सवाल उठ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनका चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। और भारत में 99 संविधान संशोधन को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद सामने हुआ था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, 2015 में एक अंतिम केस के दौरान, जिसे चौथा जजेस केस भी कह सकते हैं, उस मामले को पलट दिया था, और साथ ही साथ कार्यपालिका को, विधायिका को न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने ये चीज समझी, जानी, आप 3 स्तर समझ गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेरे डिसीसेस कहता है, आप आर्टिकल 141 के तहत समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाई कोर्ट की भी आपने संख्या देख ली, और आप बेहतर याद रखने के लिए इस दृश्य को याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 141 क्या कहता है? द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसीडेंट, यानी कि मिसाल के सिद्धांत के नाम से भी। ठीक है, मिसाल का सिद्धांत, जो मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वो नीचे के सभी कोर्ट पर बाध्यकारी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपने बेहतर नॉलेज के लिए कोर्ट हायरार्की भी देख सकते हैं। ये जो हमारी सबसे निचली अदालतें होती हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर तमाम तरीके के होते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये महानगरीय की बात करता है। सर ये महानगरीय क्या है? जहां पर कागजों के अनुसार 10 लाख की आबादी हो, ठीक है, जिस शहर में, वो मेट्रोपॉलिटन हो जाता है। परंतु ये मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? आपके जमीन के विवादित, राजस्व के विवाद, ये सभी विवाद सुने जाते हैं, साथ में आपराधिक मामले सुने जाते हैं। क्रिमिनल सेशन कोर्ट, सबसे नीचे अदालत होती है जेएम सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर इनके बाद सेशन कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है हाई कोर्ट। भर्ती का भी आप देख सकते हैं कि भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है वो तो कॉलेजियम से होती है, परंतु जो निचली अदालतों की बात करें वहां पर पीसीएसजे नामक परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश आपका आयोग है या अन्य राज्यों के आयोग हैं, वही कराते हैं राज्य के अनुसार।
और फिर आपकी जब वकालत को 7 साल हो जाते हैं तो आप HGS परीक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपने हमारी जुडिशरी के बारे में 3 चीज़ें जाननी है। सर आपने तीसरी वाली तो ब्लर कर दी है, क्योंकि पहले आप जान जाए पिरामिड सिस्टम होता है, यानी कि इसका वाइडर बेस होता है और उसके बाद ये नैरो होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है। सर एकीकृत इसलिए होता है कि निचली अदालत, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, हाई कोर्ट के सभी फैसलों को मानती है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों को मानती है। तो ये प्रणाली जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है तो वो आप खुद ही सुन लें। आज तक भारत में जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं उन्होंने हमेशा ही प्रयास करा है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिपेंडेंट न्यायपालिका के संबंध में बात कर सकें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात कर सकें। खैर ये तो ही बाकी बातें। अब इन सब बातों को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जुडिशरी कहाँ दिया हुआ है, क्या अवधारणा है, क्या संरचना है, इन सब बातों को थोड़ा महसूस कर ले। तो आप जानिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 12 होता है। ठीक है, हाँ सर होता है। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 12 हमने अच्छे से कवर किया है। आर्टिकल 12 तो जुडिशरी की बात नहीं करता। आर्टिकल 12 कुछ 4-5 बातें करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संसद, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और राज्य का विधान मंडल। सर इसके अलावा स्थानीय निकाय की बात करता है। इसके अलावा सर अन्य की बात करता है। बच्चे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि किसी भी राज्य के अंदर कार्य करने के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। उसमें से पहला है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बात मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। ये होता है लेजिस्लेटिव, जिसका मतलब होता है विधायिका। और ये आता है न्यायपालिका। सर आपने न्यायपालिका को यहां से बाहर क्यों रखा है जैसे, तो बच्चे समझिएगा एग्जीक्यूटिव का मतलब और लेजिस्लेटिव का पहले डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं विधि बनाने वाला। अब जो विधि बना ला अगर वो खुद ही पालन करने लगेगा तो फिर गंभीरता कहाँ रह जाएगी। विधि बनाने का काम तो ये है कि आप विधि बना करके दे दो और ये जो कार्यपालिका वाले भैया बैठे हैं ये विधि की जो भी नीतियां बनाई हैं, जो भी आपने कानून बनाया है उनका पालन करेगा। सर एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, PM एग्जीक्यूटिव भी हैं, CM भी एग्जीक्यूटिव है, DM भी एग्जीक्यूटिव है, सर पुलिस कांस्टेबल, सर टीचर, सब एग्जीक्यूटिव है। नीति बना के दे दी गई, कानून बना के दे दिया गया, पालन करिए। सर लेजिस्लेटिव कौन है तो बेटा आपके MP, MLA, MLC, ये सभी लोग, विधायक, सांसद, ये विधि बनाते हैं। सर न्यायपालिका कौन है, इसके हायरार्की की बात हम कर चुके हैं। परंतु अनुच्छेद 12 में सर आपने जे को थोड़ा ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे याद रखिएगा एक केस हुआ था नरेश मिराजकर। नरेश मिराजकर केस में स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया था कि बेटा जब भी न्यायपालिका कोई भी जजमेंट या कोई भी न्याय करेगी तब वो आर्टिकल 12 की परिभाषा में नहीं आएगी। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये जो जे है इसको हम बॉक्स के अंदर कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा तो फिर ये कहेगा मैं तुम्हारे बराबर, तुम मेरे बराबर, हम में से तो कोई ऊंचा नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात का पालन क्यों करूं। तो बेटा इसलिए हमने थोड़ी सी जुडिशियल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए जे को बॉक्स से बाहर कर दिया है, क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को बार बार जांच और नियंत्रण करें, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करें। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ओके सर। और आर्टिकल 12 की तरह एक और आर्टिकल है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेम आर्टिकल 12 की तरह परिभाषित किया गया है कौन से आर्टिकल में, वो DPSP का शुरुआती आर्टिकल है, ठीक है। चलिए तो ये आप याद रखिएगा। अब खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ बेटा प्राकृतिक सिद्धांत होते हैं। सर ये प्राकृतिक सिद्धांत कैसे होते हैं, तो बेटा प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वे सिद्धांत जिनकी न्यायालय का हिस्सा है या नहीं है, परंतु जिनको न्यायालय डिनाई नहीं करता। सर कैसे डिनाई नहीं करता, जैसे आप जानिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक सिद्धांत का एक न्याय है कि कोई स्वयं के प्रकरण या वाद या केस में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैं अपने आप ही गलती करूं और उस केस में खुद ही न्यायाधीश बन जाऊं, तो क्या मैं खुद को सजा दूंगा, नहीं दूंगा ना। तो जुडिशरी इस बात का विशेष ध्यान रखती है। इसीलिए आर्टिकल 12 के अंदर अंतर है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का रोल प्ले नहीं करेगा, और अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का रोल प्ले कर भी रहा है तो वो कभी भी जुडिशरी का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये इस सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा, न्यूमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। ये याद रखिएगा। तो तीसरा क्या है, तीसरा है पिरामिड, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 124 के अंदर पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। पर सर अभी तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 33 + 1। ये सर अंतिम बार वही 2019 का जजेस नंबर
एक्ट के माध्यम से बनाए गए थे, ठीक है, जो भी है। तो बेटा याद रखिएगा कि भारत में देयर शैल यानी होगा ही होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा कि उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहने की गलती मत कीजिएगा। यहां लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला जाएगा। और याद रखिएगा कि हमने यहां पर जांच और नियंत्रण के सिद्धांत का पालन करते हुए, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का पालन करते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि जजेस अपनी संख्या को खुद निर्धारित नहीं करेंगे। इसके लिए वे संसद पर डिपेंड है, और संसद क्या करेगी कि संसद पर निर्भर है, संसद तय करेगी समय समय पर कि कितने चाहिए। हाँ, परंतु इसके लिए न्यायालय जरूर मांग कर सकता है, जैसे आदरणीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने मांग करी थी कि आप जजों की संख्या बढ़ा दीजिए। तो उसके बाद में आप सभी को पता है कि जजों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो याद रखिएगा, यानी कि 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के गठन की एवं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और साथ ही ये भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या, जब प्रारंभ हुआ था सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं बात करूं 28 जनवरी 1950, तो वहां पर 6+1 जजेस ही थे, 6+1, 6 अन्य जज एवं एक मुख्य जज, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। परंतु अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 33+1 है। चलिए, अब ये जान के चलिए कि जैसे आपने एक बार पढ़ा होगा कि कंपनी 1600 आगमन में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, और उनके बनाए हुए प्रथम लॉ को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल ठीक सर, इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। पर बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट में भी बात करी गई थी कि 1773 में एक बिल्डिंग बनकर तैयार होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा, जो कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य दोनों देखेगी। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, आज के वर्तमान समय का सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक कार्य नहीं देखता, केवल न्यायिक कार्य देखता है। आपने पढ़ा होगा 1774 के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजे एमपी थे, ठीक है। ये सब इंग्लैंड के कोर्ट की अवधारणा पर काम करता था, परंतु उसे सुप्रीम कोर्ट कहना काफी हद तक गलत होगा, ठीक है। बताता हूं आपको आगे क्यों। साथ ही हमें देखने को मिले थे मद्रास और बम्बई में भी सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी 1800 और 1823 के अंदर किंग जॉर्ज तृतीय ने। तो आप कह सकते हैं कि सर नाम सुप्रीम कोर्ट है, परंतु ये तो प्रांतों के न्यायालय हैं। जी हाँ, अगर उस समय पर आप सुप्रीम कह रहे हैं तो कह सकते हैं कि उस राज्य या उस प्रांत या उस प्रोविंस के अंदर का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, परंतु असल में ये नियर और मोर अबाउट हाई कोर्ट के तर्ज पे ही बने हुए थे। हाई कोर्ट ही क्या आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि 1935 में हमारे संविधान, जो कि तत्कालिक संविधान था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें यह भी प्रावधान बनाया गया कानून के अंदर कि एक फेडरल कोर्ट होगा, ठीक है, सारे मामले निपटा देगा। लेकिन हमारे पास उस समय पर फेडरल कोर्ट नहीं बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, हमने फेडरल कोर्ट नहीं बनाया। और हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट के अभाव के चलते सारी की सारी अपील जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के, ठीक है, यही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के कोर्ट तक जाती थी, जो कि हाई कोर्ट की तरह की तरह थे, जिनको कहते सुप्रीम कोर्ट थे। परंतु उसके बाद उसमें कोई भी जो अपील होती थी वो जाती थी लंदन। सर लंदन जाती थी? हाँ बच्चे, बड़े बड़े इंडिया के टॉप लीडर्स, टॉप स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे लोग थे, इनके लंदन में कई केसेस हुए थे प्रीवी काउंसिल के समकक्ष। तो प्रीवी काउंसिल जो होती है वहां पर ये इंडिया के फैसले दिया करती थी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप आर्टिकल 393, 394, 395 तीनों आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा और बताइएगा किस आर्टिकल में प्रीवी काउंसिल का जिक्र है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कार्य तो खत्म हो जाएगा, परंतु अभी प्रीवी काउंसिल जीवित रहेगा। इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलो अब पहले हम इंडिया और यूएसए का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में एकीकृत मॉडल है। तो सर ये एकीकृत मॉडल क्या होता है? तो बच्चे अभी मैंने आपको एकीकृत मॉडल ये बताया था कि यहां से सीढ़ी गई। सीढ़ी का मतलब क्या था? सीढ़ी का मतलब ये था पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, आपको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब आप अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन साथ ही एकीकृत कैसे है? क्योंकि बच्चे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी वो सभी हाई कोर्ट पे लागू होती है और हाई कोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होती है। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वहां डबल सिस्टम चलता है। वहां जो 50 राज्य हैं उनके पास अपने 50 सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनका खुद का संविधान है 50 राज्यों का, उनके पास खुद के झंडे हैं, उनके पास खुद का अपना एक कह सकते हैं कि ड्राफ्ट तैयार है कि कैसे न्यायालय काम करेंगे। जी हाँ, अमेरिका आपको पता होगा कब जन्मा है? 4 जुलाई 1776 को। कैसे जन्मा है? सर इसे फेडरेशन कहते हैं। 50 राज्य आ गया है और उन्होंने कहा कि चलो हम मिलके एक हो जाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये फेडरेशन बन गई। परंतु बच्चों समस्या इस बात की है कि यूएसए के अंदर जितने भी 50 के 50 ये जो स्टेट हैं, यहाँ अलग व्यवस्था है। यहाँ पे अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट है।
और जब भी बात संघवाद की आती है, जब भी फेडरल ढांचे की आती है, तब जाकर के यूएसए का फेडरल कोर्ट जो पूरे यूएसए को कंट्रोल करता है, 50 राज्यों पर कोई मामला है, संविधान से संबंधित है, तब जाके उस पर निर्णय समझा सकता है। वो भी उसकी शक्तियां उतनी लिमिटेड हैं क्योंकि राज्य अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है, राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। सर ऐसा भी होता है? हाँ बच्चे, तो याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग न्यायालय के नियम चलते हैं, हाई कोर्ट के अलग नियम चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के अलग चलते हैं, केंद्र के अलग चलते हैं। परंतु हमारे भारत में बाबा साहब ने ऐसा नहीं करा। यदि हम ऐसा कर लेते तो फिर राज्यों के अंदर जो हमारे यहाँ संघवाद की अवधारणा है उसको भी जीवित रखना था। परंतु इंडिया क्वासी फेडरल है, पूरी तरीके से संघवाद प्रणाली के अंतर्गत कार्य नहीं करता। हम राज्यों को उतनी स्वतंत्रता हमेशा देने पर विश्वास रखते हैं जितनी स्वतंत्रता उनके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। यदि ज़्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में 1-2 राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा स्वतंत्रता की आजमाइश कर रहे हैं, ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए, भागीदारी के लिए जो है वो अपना हाथ भी रेस कर रहे हैं, परंतु ज़्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं होता। संघवाद प्रणाली में जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स चाहिए उतना ठीक है, कर रखा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो अमेरिका के बच्चे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होते हैं बट तीनों जगह लॉ सेम नहीं होता, प्रणाली सेम है। यहाँ सेम से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सेम का मतलब ये है कि डिजाइन सेम है, पैटर्न सेम है। सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, लेकिन याद रखिएगा कि कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चे, इंडिया के अंदर सारे लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हाई कोर्ट में चलेंगे, उन्होंने कह दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका के अंदर तीनों जगह पर भिन्न भिन्न कानून चलते हैं। प्लीज इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। ये अध्याय समझ में आपके आ गया होगा, मैं होप करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आपको एक उदाहरण दिए देता हूं कि अगर अमेरिका में किसी एक राज्य में चोरी हो गई तो आप जानते किसी एक राज्य में सेम चोरी को चोरी नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि गैम्बलिंग कहाँ वैलिड है, तो गैम्बलिंग लास वेगास नेवाडा में वैलिड है, लेकिन न्यूयॉर्क में वैलिड नहीं है। अब ये यूएसए के अंदर एक स्टेट है, तो क्या होता है बच्चों की ज़्यादातर वहाँ पर लोग जुर्म करने से पहले अपने अपने वकील से राय ले लेते हैं, ठीक है। ये उदाहरण स्वरूप है कि किसी को कोई क्राइम करना है यूएसए के अंदर तो वो पूछ लेगा वकील को फ़ोन करके, मैं किस राज्य में जाकर के ये काम कर सकता हूँ, या मेरे को गैम्बलिंग करनी है, कैसीनो करना है। तो बच्चे ये चीज़ है अमेरिका के अंदर, बट इट इज़ नॉट अ सिस्टम इन प्रिवेलिंग इन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप वकील का परामर्श अवश्य लें ऐसे संबंधित काम में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर पिरामिड सिस्टम होता है, बाइडर वेस होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि उसके बाद में बेस कमजोर होता चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादातर मामलों को देखता है। टोटल अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो लास्ट रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग थे। सबसे ज्यादा पेंडेंसी आप समझ सकते हैं किस न्यायालय के पास होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी, है ना, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट अपीयरेंस कोर्ट वही होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या सिस्टम चलता है, तो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है भैया लेडर सिस्टम। लेडर सिस्टम मतलब क्या, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो भाई डाउन टू यानी बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ये पिरामिड पूरा करता है, और अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो आर्टिकल 141 पूरा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण भारत पर विधि, हाई कोर्ट राज्यों के लिए, और हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बनाई विधि का पालन, व्याख्यात विधि का पालन या बनाए हुए या व्याख्या करे हुए कानून का पालन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सही वर्ड व्याख्या आएगा, ना कि विधि को बनाना। उसके बाद हमने पिरामिड को समझ लिया। आइए आपके लिए एक प्रश्न है, इसको दीजिए। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड पिरामिड इज अबाउट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप दे चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसको आपको बता चुका हूं कि कॉलोनियल एरा के समय पे क्या हुआ था कि अलग अलग जगहों पे सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाए गए थे। उसके बाद आपको पता है कि फेडरल कोर्ट की संरचना करी गई थी, परंतु फेडरल कोर्ट सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। आइए हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में खुद की कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो पार्लियामेंट से ये कंट्रोल होता था। यहीं पे कोर्ट की बिल्डिंग थी, सर्कुलर हाउस बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिज़ाइन करी गई है वो गणेश भिकाजी देवललीकर जी ने करी गई है, ठीक है। ये सीपीडब्ल्यूडी के हेड थे, पहले इंडिया के सीपीडब्ल्यूडी के हेड, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आज की डेट में पीडब्ल्यूडी कॉमनली आप जानते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। और कंपोजिशन की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो एलिजे एमफे वाला था वो 1 से लेकर 4 था, लेकिन मैंने कहा ना उसको सुप्रीम कोर्ट दिखता है, लेकिन हाई कोर्ट कहना उचित होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। और जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1+7 की अवधारणा के साथ में बना था, ठीक है। टोटल जजेस 7 थे। चलिए अब आप इसको देख लीजिए। अगर आप कभी भी देखेंगे ड्रोन से तो आपको कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखेगी। इसे बोलते हैं बेटा स्केल ऑफ जस्टिस। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ये वाला, इस चीज़ को देखिएगा, आपको ये दिखेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्केल ऑफ जस्टिस मतलब कुछ इस तरीके का। ये
ये इसके डिज़ाइन की बात है। इसको इतना सुंदर बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया, इसे स्केल ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना स्केल्स ऑफ जस्टिस। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहला केस कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट का पहला केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस पहले केस में कुछ खास बातें थी। वो ये थी कि आर्टिकल 21 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल राइट में, जो कि ये कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जाता है दैहिक स्वतंत्रता से, लेकिन कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी एस्टेब्लिश्ड या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से। तो पहला A.K. गोपालन जी का केस गया था स्टेट ऑफ मद्रास में, इनको गिरफ्तार कर दिया था। आप समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप अगर कुछ बोलते हैं और जो कि नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रहित में नहीं होता, तो आपको उठा करके जेल में डाला जा सकता है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा सकता है। तो ऐसा इन्होंने करा था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए उन लोगों ने आपको कानून के तहत ही, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है, जो कि उचित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला मैटर था, ये आपको बताना जरूरी था। ठीक है, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बात करें संख्या की, तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी थी? तो वही अभी हमने पीछे देखा, 7 + 1 8। उसके अलावा अगर हम करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 34, ठीक है, जजेस हैं, यानी 33 + 1। इसमें याद रखिएगा एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी के अंदर न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2008 में आया था सबसे पहले, मतलब 2009 के संशोधन से पहले। उसके बाद अंतिम 2019 के अंदर भी लागू कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि रंजन गोगोई जी की डिमांड पर, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया था, जिसको संसद ने मान लिया, और 124 में स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि संसद ही जजों की संख्या को निर्धारित कर सकती है। खैर अब आगे आते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज में हम जाना चाहते हैं, यानी पार्ट 2 के अंदर एंट्री ले रहे हैं। और इस पार्ट 2 के अंदर एंट्री लेने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, ये रिकॉल कर लें कि हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है। पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और इस सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं बच्चे? CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथ ही याद रखिएगा हमारे यहाँ इंडिया की जो जुडिशरी है बच्चों, वो कैसी है? इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, और साथ ही बच्चों कैसी है? कैसी है? पिरामिड है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकीकृत है, स्वतंत्र यानी ऑटोनॉमस है, और पिरामिड प्रणाली पे काम करता है। हमारे यहाँ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और टॉप अपीलेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ मेंशन किया गया है? तो बेटा ये भाग 5 अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगर बात करें तो संविधान के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप किया था? तो आप कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग विनियमन अधिनियमन के अंदर जिक्र करा था कि 1774 में एक बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसको बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब किया गया? 28 जनवरी 1950। वर्तमान में जजों की संख्या की बात करें तो 33 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 है। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम क्या है? आदरणीय धनंजय यशवंत चंद्र चूड। ये बातें याद रखिएगा, ये कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस बात को किसी भी सूरत हाल में मत भूलिएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने के लिए चलते हैं आर्टिकल 124 के बारे में, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI प्लस जजेस की भर्ती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है वहां पर। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करने के लिए? तो वो कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जिसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाएगा। अब इसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इस बात पर होना ही था क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब है कंसल्टेशन। अगर मैं इस वर्ड को आपको समझाने की बात करूं तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको तेज बुखार है, कृपया करके आप जो है वो गर्म पानी पीजिएगा। परंतु आप घर पे आए और आपने गर्म पानी को इग्नोर किया, आपने सादा पानी पी नहीं, आपने ठंडा पानी फ्रिज से कर दिया। तो ये डॉक्टर की सलाह आप पर बाध्यकारी थी या नहीं थी? सर मानी या ना मानी मेरी मर्जी, ये तो सिर्फ सलाह थी ना, कंसल्टेशन थी डॉक्टर की। तो वैसे बेटा एक सवाल ये उजागर हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह देते हैं
तो क्या वो सलाह बाध्यकारी है? और यदि वो सलाह बाध्यकारी है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या है, किस हद तक बाध्यकारी है? फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जा रही है तो फिर तो चीफ जस्टिस इंडिया ही किसी को चुन लेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसको उनका मन चाहेगा। तो बेटा इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए। आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consist of CJI and other number of judges at the parliament prescribes under the law. Every judge of Supreme Court appointed by the president in consultation of Chief Justice of India. तो ये बाध्यकारी या नहीं है, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से अभी बच्चों हमने इसको देखा और समझा, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आपको ये शब्द बाध्यकारी है या नहीं है इसे जानने से पहले आपको एक परिस्थिति को समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये परिस्थिति क्या है? तो इस परिस्थिति का नाम है केशव नंदा भारती वाद। आप में से कई बच्चों ने सुना होगा, ज़्यादातर ने नाम सुना होगा केशवानंदा। ठीक है, केशवानंदा भारती केस जो कि था स्टेट ऑफ केरला 1973 में। असल में होता क्या बच्चों, इस केस के अंदर आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स पास किए थे और जिसकी वजह से सरकार जो है अब देश के विकास के लिए ज़मीन लेना भी ज़रूरी था। सरकार बड़े बड़े ज़मींदारों के पास जाती, ज़मीन देने से मना कर देते क्योंकि उन दिनों में एक आर्टिकल 31 था। तो सरकार ने इस मौलिक अधिकार में संशोधन करा जिसका प्रयोग किससे, आर्टिकल 368 के प्रयोग करके, सॉरी आर्टिकल 368 का यूज़ करके। नाउ लिटरली नतीजा क्या निकला कि आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, पर एक आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 13 कहता है कि जब भी कोई राज्य स्टेट किसी भी मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में प्रावधान किया गया है या उपबंध है उसको कम करने का प्रयास करता है या उसको छीनने का प्रयास करता है, तब ऐसे में राज्य के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू की पावर भी कहते हैं। तो बच्चों अब सवाल यहाँ पर यह आ गया कि क्या आर्टिकल 13 का हनन नहीं है, और साथ ही आर्टिकल 13 छोड़िए आप, आर्टिकल 31 का हनन नहीं है। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं सरकार ने आर्टिकल 31 के अंदर भी संशोधन कर दिए थे, 31A, 31B, 31C। साथ में अनुसूची यानी कि शेड्यूल 9 को भी बना दिया गया था। शेड्यूल 9 जो बना दिया गया था, इसके तहत अगर कोई भी कानून इसमें डाल दिया तो बच्चों याद रखिएगा कि शेड्यूल 9 में डालने के बाद वो जुडिशियल रिव्यू की पावर से बाहर हो जाता था। तो आइए अब आगे इसको देखते हैं। बहुत ही जटिल मुद्दा आने वाला है कि आखिर ऐसे निर्णय में क्या होता है। खैर, ये वह बात है जिसने इंडिया की जुडिशरी को ना कि सिर्फ प्राउड फील कराया और इंडिया की जुडिशरी को बचा भी लिया। तो केशव नंदा भारती जजमेंट के बीच में 2 जजेस की टीम बट गई थी, एक तरफ 7 जजेस, एक तरफ 6। इस केस में 13 जज बैठे थे, जो कि आज तक की भारतीय किसी भी मामले में बैठने वाली सबसे अधिक जजों की संख्या है। एक्चुअली उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जजेस थे टोटल, और अगर ज़्यादा होते तो शायद ज़्यादा भी बैठ जाते हैं। अब 7 जज ने यूँ कहिए कि सरकार के विरुद्ध फैसला दिया, यानी सरकार ने ये तो बोला कि आर्टिकल 368 में संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, याद रखिएगा, उसको आर्टिकल 13 नहीं रोक सकता। पर एक बात है, एक थ्योरी निकल के आई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसे बोलते हैं बच्चों मूल ढांचे का सिद्धांत। और इसके तहत ये तय किया गया कि सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है, परंतु एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आप यूँ समझिए कि आपने अगर एक मकान कंस्ट्रक्ट करा और आपने एक मकान बनाया, खैर कोई बात नहीं, आप मकान को रिनोवेट कीजिए, पेंट कीजिए, आप मकान पे कुछ भी कीजिए, परंतु आप अगर मकान के उस ढांचे को ही गिरा देंगे तो फिर इससे आप अर्थ निकालिए कि फिर बिल्डिंग ही नहीं रहेगी, तो क्या रिनोवेशन का मतलब। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज़ करा था, एडिफिस, ठीक है, और इसी को प्यार से बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। खैर, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशव नंदा बात के बारे में निश्चित ही बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको उन जजेस के बारे में मिलवाता हूँ जिन जजेस ने इस फैसले में कहानी को पलट दिया। बच्चों ये रहे वो जजेस। इसमें जो टीम थी 7 जजेस की, जो सरकार के खिलाफ गई थी, उसमें जस्टिस SM सिकरी भी थे। और SM सिकरी साहब का ये था कि वो उस समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, साथ ही उनका रिटायरमेंट भी था। ये जो मामला आया था ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। 25 अप्रैल 1973 को सिकरी साहब का रिटायरमेंट था। तो सिकरी साहब ने निर्णय लिया कि ठीक है, जाते जाते कुछ बड़ा काम करके जाऊंगा। लेकिन ये भी साथ ही आपको समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस का पद कभी खाली नहीं रह सकता। वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है शैल, आर्टिकल 124 में, मैंडेटरी है उनका ऑफिस। तो होता क्या है बच्चों
नियम है कि जो भी नियुक्ति करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, तो क्या होगा उसमें सीजीआई का कंसल्टेशन प्रमुख है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, परंतु ये किसके कंसल्टेशन परामर्श पे होती है? चीफ जस्टिस इंडिया की। तो सवाल ये है कि ये तो चलेगा, जाते जाते राय देगा बना तो, लेकिन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर प्रेसिडेंट ने नियुक्ति करते समय अगर मान लीजिए कोई जज अनफिट होता है तो वो नंबर 1 पे होगा, उसके अलावा दूसरा वरिष्ठ जज ले लेंगे। नियम ये कहता है कि जो वरिष्ठ होता है, सबसे वरिष्ठतम होता है, उसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे जो सूची में आ रहे थे उनको बना दिया, जिनका नाम था जस्टिस A.N. रे। यानी इनसे ऊपर 2 वरिष्ठतम जज मौजूद थे, परंतु फिर भी इनको जो है वो बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया तो भारत में तहलका कट गया। भाई कैसे तहलका हो गया कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हो गई, ये तो हस्तक्षेप हो गया है, और इतने जजेस को सुपरसीड कर दिया गया। एक जज को छोड़ देते, वो भी क्यों छोड़ देते? अगर वो वरिष्ठतम है, फिट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? फिजिकली इन द सेंस कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे उनके कार्य करने पर प्रभाव पड़ सकता हो। तो बेटा इस मामले को बड़े भारत में कहा जाता है कि डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन जुडिशरी। जी हाँ, यही बोला जाता है, क्योंकि आप ये समझिए इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से आप मतलब समझ रहे हैं। आज की डेट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो ज़्यादातर केसेस पता है किसके विरुद्ध है? सरकार के विरुद्ध है। और आप ये समझिए ज़्यादातर उन केसेस में सरकार पार्टी है। अब ऐसे में अगर आप खुद दिमाग लगाइए कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से चुने हुए जजेस को बैठाल देगी और जुडिशरी की कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी राय नहीं लेगी, तो कल को सरकार के विरुद्ध जो कोर्ट में फैसले हैं उसमें न्याय कैसे होगा? ये जंगल राज की भूमिका को बताता है, क्योंकि मान के चलिए संसद अपनी और न्यायपालिका भी अपनी, तो देश में जांच और नियंत्रण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये डार्क आवर था जुडिशरी के लिए। और इस मामले के जुडिशरी के बाद में चलते हुए बेटा 3 जजेस के इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जिसमें पहला केस है, नोट कर लीजिए, जो PIL के माध्यम से हुआ था, जिसका नाम है SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये PIL था, जनहित याचिका। इसको डाला गया। इस याचिका में पूछा गया कि सर एक बात कंफर्म कर दीजिए, ये वर्ड कंसल्टेशन बाइंडिंग है कि नहीं? बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी है कि नहीं? तो इस शब्द पर बहस हुई, इस शब्द के बारे में पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के लिए सुसाइडियल अटेम्प्ट कर लिया। सर कैसा सुसाइड कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन है, इसका मतलब परामर्श होता है। और एग्जाम्पल दिया गया कि यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि दवाई सुबह दोपहर शाम खाना, आप नहीं खा रहे दोपहर में, आप ठीक नहीं होगे, आप जिम्मेदार होगे, परंतु वो सलाह बाध्यकारी नहीं है, आपने सिर्फ परामर्श लिया था कि ठंडा पानी पीऊँ कि गर्म पानी पीऊँ, कि क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर ये तो एक उदाहरण स्वरूप था। उसके बाद निर्णय ये निकला कि कंसल्टेशन शब्द बाइंडिंग नहीं है, इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपनी एडवाइस देते हैं जजों के मामले में, नियुक्ति के मामले में, वो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती। अब इस मामले का ये देखने को मिला, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड अटेम्प्ट ऐसे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति का अपना विवेक है। और आप भी बड़ा अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति का अपना विवेक किसका विवेक होता है? 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 53 के साथ अनुच्छेद 74 को पढ़ा जाता है। आर्टिकल 74 ये स्पष्ट कहता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो राष्ट्रपति परफॉर्म करेंगे उस फंक्शन में एड एंड एडवाइस किसकी होगी? PM प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। साथ ही ये भी कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल 74 में 44वां संविधान संशोधन किस सरकार ने किया था और क्या किया था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। खैर उसके बाद ये हुआ कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आने के बाद सरकार बहुत खुश थी। सरकार को लगा अपने जजेस बनाएंगे, अपने जजेस बैठा लेंगे और बस बल्ले बल्ले। खैर आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अब दूसरा केस तो होना ही था, है ना, दूसरा केस तो होना था। तो जो दूसरा केस था वो क्या हुआ, उसका नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्ष 1993। वर्ष 1993। इसमें 9 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जजों की बेंच बैठी थी। और 9 जजों की बेंच, आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिट बेंच होती है, सिंगल जज बेंच होती है, और मिनिमम जो है 5 जजेस बैठते हैं, उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। 5 जजेस बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ होती है बच्चों। बैठे जजेस ने विचार किया इस मामले में कि देखते हैं क्या होता है। तो ये निर्णय निकल के आया कि अगर कंसल्टेशन वर्ड का कोई रोल होता ही नहीं तो फिर कंसल्टेशन वर्ड जो है डालने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों? बाबा साहब ने अपनी स्याही वेस्ट करी?
बाबा साहब को क्या अन पड़ी थी, बाबा साहब नहीं लिखते फिर वर्ड कंसल्टेशन, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन लिखा, नॉट द एडवाइस, नॉट द वर्ड एडवाइस इज मेंशन्ड देयर, द वर्ड इज कंसल्टेशन। तो ये तय हुआ कि जो कंसल्टेशन शब्द है उसका ठीक मतलब निकल के आ रहा है कि परामर्श है और ये बाध्यकारी है, और स्पेशली लिखा है कि कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस बात में जो पुराना केस था 1982 का एसपी गुप्ता, उसको पूरी तरीके से पलट दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जन्म होता है कोलेजियम प्रणाली का। किसका जन्म होता है? कोलेजियम प्रणाली का। यहाँ कोलेजियम प्रणाली का भी जन्म होता है और बच्चों कोलेजियम प्रणाली बना ली जाती है और इस कोलेजियम के तहत बाध्य कर दिया जाता है कि आज के बाद राष्ट्रपति को ये कोलेजियम जो है ये सलाह देगा, नाम देगा जजेस के। हाँ, ये ज़रूर है प्रेसिडेंट में उनको नहीं लगता इस जज के खिलाफ कुछ इंक्वायरी है, करप्ट है, तो वो इस केस में कोलेजियम के बताए हुए नाम को वापस कर सकते हैं, परंतु कोलेजियम ही नाम उनको आगे बढ़ा करके देगा। इसे कहते हैं कोलेजियम प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलेजियम बनता है वो कितने जजेस का बनता है। साथ ही हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का जो कोलेजियम है उसमें कौन कौन बैठता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, अब उसके बाद हुआ ये कि आपने दो केसेस देख लिए, एक तो 1993 वाले से पहले आपने 1982 का केस देख लिया बच्चों। अब सवाल आता है 1998 का। वर्ष था 1998, देश के अंदर राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करा। संविधान के अनुच्छेद 143 में स्पष्ट वर्णन है कि अगर कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, फैक्ट पे भी लॉ पे भी, कि ये तथ्य बताओ। फैक्ट मतलब क्रिमिनल सिविल मैटर एंड मैटर ऑफ एनी काइंड, एंड लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी एडवाइस ले सकते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे एक और है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए? आपका उत्तर होगा हाँ। बिल्कुल जाइए शीशे के सामने और कहिए खुद को ना, क्योंकि ये उत्तर नहीं है बच्चों। ये इसलिए उत्तर नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट उससे बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, जब तक कि वो सलाह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, जब तक कि वो सलाह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे दी है तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है? बिल्कुल भी नहीं। सर सोर्स बता दीजिए, एनसीईआरटी रेफर करिए, क्लास 11th पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है पैरा। आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा उस पैरा को, और मैं उस मामले में एनसीईआरटी को मांगता हूँ, क्योंकि सरकारी बुक, सरकारी एग्जाम, सरकारी आप बनोगे, तो किसी और बुक पे जाने का कोई आशय बनता नहीं है। खैर, फिर तीसरा जजेस का केस हुआ, के आर नारायण, श्री के आर नारायण, आदरणीय के आर नारायण, देश के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कि भैया एक्सप्लेन मी द कोलेजियम, एक्सप्लेन मी द कोलेजियम। ये कोलेजियम होता है क्या है? और आपको पता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कोलेजियम को एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दो कोलेजियम काम करेंगे। तो भाई राष्ट्रपति जी ने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से काम करेंगे? बोले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम होगा वो 4+1 का होगा। तो ये पूछा गया कि मतलब, बोले इसमें जो हेड करेंगे, इसको लीड करेंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 अदर सीनियर जजेस होंगे। मेरी बात सुनिएगा, मैंने स्पष्ट लिखा है, राइटिंग पे मत जाइएगा। 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, एक सीजीआई होंगे हमारे, जो कि एक ही हैं पूरे भारत के, और ये लीड करेंगे। और ये बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का 5 लोगों का कोलेजियम, जो कि नाम दे देंगे उठा करके राष्ट्रपति जी को। ऐसा कोलेजियम किस में डिफाइन करा गया? 1998 के केस में। ना हाईकोर्ट के कोलेजियम को समझ लीजिए। हाईकोर्ट के कोलेजियम की अगर बात करें, वो हाईकोर्ट का कोलेजियम आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाईकोर्ट के कोलेजियम में कितने जजेस होते हैं। मैं आप पे सुन रहा हूँ, 2+1 होते हैं कि नहीं? ये बड़े घटे तो नहीं है? चलो ठीक है, उत्तर यही है। तो बेटा हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है, लेकिन इन कोलेजियम के अंदर याद करिएगा ये जो कॉमन नंबर 1 पे आते हैं ये सीजीआई होंगे, बाकी इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, इसमें हाई कोर्ट के जजेस हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और बेटा ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, और दोनों में चीफ जस्टिस होंगे, कहने का मतलब था कि चीफ जस्टिस ऑफ दी पर्टिकुलर हाई कोर्ट, इनकम्बेंट जो भी होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये कोलेजियम है 3 का और 5 का। खैर सर कोलेजियम भी बन गया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई, अब क्या होगा सर? अब इस कोलेजियम प्रणाली के बाद में आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि सरकार आती है तो नीतियाँ और पॉलिसी तो बदलती ही बदलती है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। उन्होंने कोलेजियम के बारे में एक अपराध, एक आरोप गठित कर दिया कि कोलेजियम की वजह से भाई भतीजावाद बहुत बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे भाई भतीजावाद क्या होता है? तो सुनिए बेटा, इसका सीधा अर्थ है कि जज का बेटा जज। सर जज का बेटा जज? हाँ बच्चे,
अब जज ही जज का नाम प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ हाई कोर्ट का और 2 अदर मेरे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज बैठे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है मैं तो कहूँगा हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति उस व्यक्ति की करो ना जो मेरे मतलब का हो। जाहिर सी बात है, ऐसे आरोप लगने लगे। तो जब ऐसे आरोप लगने लगे तो सरकार ने एक भूमिका बनाई और सरकार ने कहा कि हम जुडिशरी के अंदर इंटरफियरेंस नहीं कर रहे, पर हम जुडिशरी के अंदर ये जो नेपोटिज्म चल रहा है जिसे सो कॉल्ड कोलिजियम कहते हैं, हम इस कोलिजियम को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और जब 2014 में सरकार बदली देश के अंदर, तो बेटा उस समय सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग। ये रहा NJAC। और इस NJAC के अंदर उन्होंने सदस्यों की एक श्रृंखला बनाई जो कि निर्णय लेगी कि आज से देश के अंदर जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐड कर दिया, आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, तो 124 के अंदर ए ऐड कर दिया गया, जो कि कौन से संशोधन, 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 में। अब आइए आपको मिलवाते हैं इस कोलेजियम में क्या ऐड कर दिया गया। तो उन्होंने इस कोलेजियम को हटा करके ये जो NJC बनाया, जिसको वो अपना खुद का कोलेजियम से बेहतर प्रणाली कहते थे, इसमें उन्होंने 6 सदस्यों को जोड़ने की बात करी। 3 न्यायिक टीम से होंगे और 3 अन्य होंगे। कौन होंगे आइए देखते हैं। ये रहा NJC एक्ट 2014 सिंपल सी बात कहता है 6 सदस्यों की बॉडी बनाओ, उसमें से एक जुडिशरी बनाओ और एक नॉन जुडिशियल बनाओ। सर जुडिशरी में कौन होगा? जुडिशरी में होगा बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो एक तो पूरी बॉडी सर मुझे सुप्रीम कोर्ट से दिख रही है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एवं अन्य जज हो गए। ठीक है सर, चलता था, नियर अबाउट कोलेजियम की तरह हो गया। लेकिन बेटा साथ में उन्होंने ये और जोड़ दिया नॉन जुडिशियल, जो कि जुडिशियल नहीं होंगे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशरी का कोई पोस्ट नहीं है, जुडिशरी की पद नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि जब मिनिस्टर लग गया तो एग्जीक्यूटिव, लेकिन साथ में ये सदस्य भी हैं, सांसद के भी हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा राज्यसभा की सीट से जीत के आते हैं, तो फिर ये साथ में लेजिस्लेटिव भी हैं। और बेटा इनके साथ में 2 अन्य एक्स और बाई जोड़ दिए जाएंगे। अब विवाद यहीं खड़ा हो गया। ये एक्स और बाई जो हैं इनको बोला गया कि भैया प्रतिष्ठित विधिवक्ता, विधिशास्त्री, एमिनेंट ज्यूरिस्ट या एमिनेंट पर्सन, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं होगी ये कौन होंगे। परंतु एक समस्या और हो गई, इन 2 लोगों को चुनने के लिए, टोटल ये 3 हैं पर ये 2 हैं, इन 2 लोगों को चुनने के लिए अलग से एक 3 सदस्यों का फिर से पैनल बनेगा। तो अभी संरचना क्या मेरे समझ में आ रही है जो मुझे आपको समझानी है कि सर 6 लोग हो गए, इसमें कुछ न्यायिक हो गए, इसमें कुछ गैर न्यायिक हो गए, और सर गैर न्यायिक के अंदर 3 सदस्य हैं, जिसके अंदर आपने बताया कि एक विधि मंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, एक एक्स होंगे, एक बाई होंगे, ये दोनों एमिनेंट होंगे, पता नहीं प्रतिष्ठित कौन से व्यक्ति होंगे। इनको अगेन चुनने के लिए 3 लोग लगेंगे। तो ये पूरी प्रणाली की बात करें तो 6, 3, 3। अब आइए देखते हैं 12 लोगों के सदस्य क्या करते हैं। तो बेटा उसके बाद जो एमिनेंट हैं इनकी एज एटसेट्रा के बारे में ये सब सारी जानकारी ये 3 सदस्य चुनेंगे। अब ये 3 सदस्य देखिएगा कौन है, और बहुत ही समझने वाली बात है कि ये अन्य 3 सदस्य कौन है बच्चों। इसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे आदरणीय, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ में विपक्ष के नेता होंगे। आपको ये भी बताना है कि इस समय हमारे विपक्ष के अंदर नेता कौन है, जाने माने। ठीक है, अब अधीर रंजन चौधरी मत बोलिएगा, वो पुराने थे। ठीक है, तो बेटा इनमें से ये जो 2 एमिनेंट को चूज़ किया जाएगा, ये विपक्ष के नेता और CJI और PM मिलकर करेंगे। अब आपको की दिक्कत क्या है सर, ये CJI है तो, लीडर ऑफ अपोजिशन है तो, PM है तो, लेकिन बेटा आपको वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। सर क्या बेटा, 1982 में जब SP गुप्ता का केस हुआ था तो सरकार का हस्तक्षेप था न्यायपालिका के अंदर, उसे एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस बोला गया था क्योंकि वो कंसल्टेशन शब्द को बाध्यकारी नहीं मान रहे थे। यहाँ भी तुम जरा समझो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं तुम्हें दिख रहा कि प्रधानमंत्री क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर और 2 122 क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अभी तो कमाल की बात यह है कि ये जो पूरा 6 लोगों का NJAC आयोग बनेगा, जिसमें 3 न्यायिक हैं, 3 गैर न्यायिक हैं, इसमें से वीटो की शक्ति भी दे दी। सर ये वीटो क्या होता है? मतलब पूरा NJAC 6 लोगों से बना, इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ओके, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कह रहे हैं ओके, दूसरे वरिष्ठ जज कह रहे हैं ओके, इसके बाद लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं ओके, लेकिन ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट बोल रहे हैं, ये एमिनेंट पर्सन बोल रहे हैं नॉट ओके। एमिनेंट आएगा, ज्यूरिस्ट नहीं आएगा। या एमिनेंट बोल रहे हैं नॉट ओके, तो बेटा इन लोगों को वीटो शक्ति दे दी गई। मतलब 4 के मत पे 2 का मत भारी। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? ये तो वही एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस की बात हो गई।
जब ये इस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ तो उसके बाद एनजीएसी को लेकर विवाद तो होना ही होना था। अब आता है तीसरे नंबर के बाद में चौथा जज केस, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा विवादित केस, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 का केस। और ये माइलस्टोन केस साबित होगा क्योंकि 2014 के मामले को पूर्ण तरीके से पलट देगा। सर कैसे पलट देगा? तो बेटा इसमें चैलेंज हो गया संविधान का 99वां संविधान संशोधन, और उसको साफ साफ बोल दिया गया कि आर्टिकल 50 का हनन है, और आर्टिकल 50 को ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया है। कैसे? क्योंकि यही तो बात है कि केशव नंदा भारती के अंदर साफ साफ बोल दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के अंदर कुछ भाग हैं और हम उसकी व्याख्या कभी भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, केशव नंदा भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर अपने पास रिजर्व कर ली कि आज हम ये जो लिस्ट बता के जा रहे हैं ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये लिस्ट एकदम एग्जॉस्टिव नहीं है कि आप कह दो बस ये लिस्ट हो गई, ये पूर्ण हो गई अपने आप में और अब बेसिक स्ट्रक्चर इनसे बाहर कभी डिफाइन नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि समय समय पे यदा ही धर्मस्य, है ना, श्लोक है, तो बेटा हमें जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जब लगेगा, तब तब हम बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही करा। उन्होंने साफ कह दिया कि आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। आर्टिकल 50 कहता है कि J&E जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कभी एक नहीं हो सकते। तो आपने जो अनुच्छेद 124 के अंदर ए जोड़ा है ना मैडम, 99वां संविधान संशोधन से वर्तमान सरकार के लिए, तो इसको हटा दीजिए। तो बेटा सरकार को इसको हटाना ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में किसी विधि की व्याख्या करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की गई व्याख्या अगर संविधान के फेवर में है तो ठीक है, अगर गैर संवैधानिक है तो तुरंत ही उस चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा, मिटाना पड़ जाएगा। यही हुआ, कॉलेजियम की घर वापसी हो गई, जजेस अपॉइंटमेंट जज ही करेंगे। भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहते हैं, आज भी लगते रहते हैं, हमेशा लगते रहेंगे, और एनजेएसी का हो गया खात्मा। एनजेएसी का हो गया खात्मा। आपके लिए एक और प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बेटा नाम याद रखिएगा, ऑनरेबल H.J. कानिया जी, 1950 से 1951 तक। अभी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस चल रहे हैं? 50वें नंबर के, ठीक है। लास्ट के 5 7 याद करके हमेशा रखा कीजिएगा सीक्वेंस में, और पहले 5 स्टार्टिंग के भी याद करके रखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है बच्चों, तो उसके लिए क्या अहर्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 124 अपने आप में बहुत कंप्लीट आर्टिकल है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यही मेंशन कर देता है। सर क्या मेंशन करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे रिमूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर वर्णित हैं। 124 के अंदर करीब 7 क्लॉजेज हैं। उसी के 124 के 3 में लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले प्राथमिक चीज़ है और होना भी चाहिए कि वह व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नागरिक, हाउ कैन यू थिंक ऑफ बीइंग अ जज इन इंडिया? हाउ विल यू डिफाइन कि इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई मदरलैंड? यू विल फील लाइक एलिनेटिंग द फैक्ट्स, है ना। चलो, दूसरी बात बेटा ध्यान देना, कम से कम 5 वर्षों का जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के। 1 हाई कोर्ट का भी, 2 हाई कोर्ट का भी चल सकता है, 2 से ज़्यादा का भी चल सकता है। मान के चलो एक जज साहब हैं, वो 2 साल झारखंड के अंदर रहे, 3 साल MP में रहे, तो सर उनके 5 हम माने ना माने? भैया दोनों जोड़ के 5 हो रहे हैं ना। अब ये तो हो ही नहीं सकता एक साथ रहे, मजाक मत कर दीजिएगा, एक साथ कैसे रह लेंगे भैया? झारखंड MP में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना। तो झारखंड MP अलग अलग हाई कोर्ट के होते हुए भी आप बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज, एलिजिबल हो प्रमोट होने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीधे कोई वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है, अगर वो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं 10 साल से, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्टों के अंदर अधिवक्ता हैं 10 साल से, लेकिन वो हाई कोर्ट हो। आपने 3 साल काम करा झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, 5 साल काम करा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई 8 तो आपका ये हो गया, 2 बिहार में आपने काम करा, तो 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखिएगा, 5 साल या तो जज रहे हाई कोर्ट के, या अन्य हाई कोर्ट, या कई हाई कोर्टों के, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्टों के, या 10 साल अधिवक्ता रहे किसी एक हाई कोर्ट के, विभिन्न हाई कोर्टों के, अलग अलग हाई कोर्टों के, 1 से ज़्यादा हाई कोर्टों के, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही क्लॉज है कि आप राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता बने। आज तक भारत में ऐसा कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं मिल पाया, ऐसा व्यक्ति जो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, लॉ पढ़ाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लॉ का बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान हो। कहा जाता है कि PV नरसिम्हा राव को विधि के मामले में काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट बना दिया जाए, बट आई एम टॉकिंग यू ऑन द फैक्ट्स दैट यस दिस पॉइंट एग्जिस्ट कि समवन कुड बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन बनाना, चढ़ाना ऊपर, ठीक है। तो ये बात आई समझ में? तो बेटा ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की प्रक्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो बेटा ये क्लियर हो गया।
अब हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट के जज के लिए क्या पावर चाहिए, यानी आपको क्या एलिजिबिलिटी अर्हता चाहिए, उसको वर्णन किया गया है 217 में। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सिंपल सी बात है, आप नागरिक होंगे, सेम डिट्टो जो वहाँ पर बात थी। LLB LLM की डिग्री होना ये कोई बेसिक पॉइंट नहीं मानता मैं, बिना डिग्री के आप कैसे वकील, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत नामांकन होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन आपको ये 10 और 10 याद रखना है, कम से कम 10 वर्ष आप न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर चुके हो, यानी कि एटलीस्ट कम से कम आपको 10 साल जुडिशियल ऑफिसर होने का एक्सपीरियंस रहा हो, या 10 साल आप अधिवक्ता रहे हों एक हाई कोर्ट के। सर अभी तो आपने पीछे बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि एक या अन्य हाई कोर्ट के, लेकिन बेटा आप जिस उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए प्रमोट हो रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको, ठीक है, कम से कम 10 वर्षों का अनुभव जो होना चाहिए अधिवक्ता के, वो उसी हाई कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई पॉइंट या ऐसा कोई ग्राउंड लिखा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाता है। अच्छा पॉइंट है ना, जानने की उत्सुकता भी आप में भरी होगी कि सर हमें तो जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है बेटा, क्योंकि इंडिया में चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस सर इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को जांच करना। अगर आप सोचते हो भारत का सबसे वरिष्ठतम पद राष्ट्रपति है, तो आप गलत सोचते हैं। राष्ट्रपति जी को भी, वो भी उत्तरदायी हैं संसद के प्रति, वरना संसद उन पर महाभियोग चला देगी। अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज तानाशाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सकता, तो संसद रिमूवल ऑफ जजेस नाम का एक प्रस्ताव पारित कर देगी। ध्यान रहे आप न्यूज़पेपर वाले नहीं हैं, आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के लिए होता है और रिमूवल ऑफ जजेस नाम से एक प्रपोज्ड मोशन मूव किया जाता है संसद के अंदर। कभी भी जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता। एक्चुअली ये टर्म अमेरिका से लेकर के लोगों के बीच में एक भ्रांति फैली है। अमेरिका में प्रेसिडेंट और जजेस दोनों को इम्पीचमेंट वर्ड ही बोला जाता है। वहाँ दो तरीके के हाउस होते हैं, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक सीनेट होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंक्वायरी हाउस होता है, सीनेट चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद में हटाने वाला हाउस बनता है, रिमूवल हाउस बनता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिस्टम अलग है। और साथ ही साथ यहाँ जजेस को हटाने के लिए सेम उसी तर्ज पे जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए होते हैं और 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी किसी भी जज को हटाने से पहले उसे इन्फॉर्म किया जाता है और कितने प्रपोजर्स की ज़रूरत होती है, आइए ये आगे समझते हैं। आर्टिकल नोट कर लीजिए, भारत में जजेस को हटाने के लिए आर्टिकल 124 ही उत्तरदायी है और साथ में एक अधिनियम पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और दो आधार हैं बच्चों, दो ग्राउंड है रिमूवल के। पहला ये है कथित दुर्व्यवहार, ठीक है। और दूसरा होता है इनकैपेसिटी, असमर्थता, व्हेन द पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो समझते हैं उसे असमर्थता। लेकिन ये एनीथिंग ना बोल करके जुडिशियल वर्क डिलीवर करने में, जैसे किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, किसी को दिमाग संबंधित कोई बीमारी हो गई भूलने की, तो ऐसे व्यक्ति को आप न्यायाधीश के रूप में अपेक्षित है क्या? नहीं है सर, अपेक्षित नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कथित दुर्व्यवहार करता हो, लोगों को मारता हो, दलितों के लिए कुछ अलग तरीके की टिप्पणी पास करता हो, महिलाओं को देख करके कुछ अलग तरीके की टिप्पणी पास करता हो, या करप्शन में जो कई बार ऑलरेडी नामित हो, तो बच्चों ऐसे किसी जज को आप इन दो मामलों में हटा सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आपका मतलब यहाँ पे संसद होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसके लिए एक मोशन होता है और यदि ये मोशन की एक कंडीशन है कि इस मोशन को, मैं राइटिंग के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया राइटिंग के लिए अवॉइड करें क्योंकि नोट्स चलते हुए ट्रेन बस में एग्ज़ाम के कारण बनाए गए हैं, पर ठीक है, मैं आपको जो PDF या स्लाइड दूंगा वो आपको बेहतर क्वालिटी में मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो अभी राइटिंग के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा। तो बच्चों जो लोकसभा है, याद रखिएगा, वहाँ से 100 सदस्यों का समर्थन प्रदान होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में जजेस को हटाने के लिए प्रस्ताव मूव किया गया है तो 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, लोकसभा में अधिकतम स्ट्रेंथ 550 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुपात डबल ही रहता है, राज्यसभा का डबल लोकसभा में रहता ही रहता है, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। यदि लोकसभा में जजेस को हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ, हाँ, तो 100 सदस्यों द्वारा समर्थन लोकसभा से, राज्यसभा से 50 सदस्यों द्वारा समर्थन, ठीक है। अच्छा ये समझिएगा कि लोकसभा राज्यसभा के दो बॉस होते हैं। बॉस मैं आम भाषा में नहीं कह रहा हूँ, इनको बॉस बोला जाता है। बेटा बॉस कौन होते हैं? लोकसभा के अंदर स्पीकर अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं? सभापति महोदय। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोकसभा के स्पीकर के हाथ में डबल पावर है, विच इज़ वेरी वेरी वेरी, यू कैन लाइक से वेरी डेंजरस।
जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट के लिए नाम जाता है, 1/4 लोग प्रस्ताव लेकर के स्पीकर के पास जाते हैं कि राष्ट्रपति को इम्पीच कर दो, महाभियोग चला दो, तब भी लोकसभा या राज्यसभा जहां पे इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जाता है, वहां के सभापति और वहां के अध्यक्ष को, इनको संयुक्त रूप से जब मिला के बोला जाता है तो पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। जब मैं दोनों की बात करूंगा तो पीठासीन बोलूंगा, मतलब जब ना मुझे लोकसभा का नाम लेना ना राज्यसभा का, सीधे बोल दूंगा पीठासीन, यानी कहीं का भी हो सकता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में पूरी तरीके से स्पीकर का निर्णय होता है कि लास्ट मोमेंट तक स्पीकर क्या कर सकता है, इनका नाम का प्रस्ताव जो पारित होने के लिए आया है उसको मना कर दे। जी हाँ, मतलब अगर 100 लोग लोकसभा से एक चिट्ठी लेके पहुंचे, जैसे प्रस्ताव कहते हैं कि ये लीजिए स्पीकर महोदय, ये जज ठीक काम नहीं कर रहा, तो स्पीकर पता क्या कहेगा, लाओ चिट्ठी, फोल्ड इट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। सीधी बात। आपको विश्वास नहीं हो रहा, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के केस में ये चीज़ देख लीजिए ना, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मूव करने के लिए स्पीकर ने पूरी की पूरी कार्रवाई वहीं पर समाप्त कर दी थी। तो इसमें भाई स्पीकर का अधिकार है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि जो इनह्यूमन हो या इन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस हो, ये उनका अधिकार है। ठीक है, वेंकैया नायडू साहब ने ऐसा किया था चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के केस में, आप देख लीजिएगा। वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, राज्यसभा के सभापति। ओके, अगर ये अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है, अगर ये अलाउ कर देते हैं बच्चों तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर ये अलाउ कर देते हैं तो फिर बेटा होगी जजेस इंक्वायरी सॉरी, इंक्वायरी होगी 3 मेंबर की जुडिशियल समिति पर। सर ये 3 मेंबर की जुडिशियल समिति में कौन कौन होगा बच्चे, इट विल कंप्राइज, यानी कि ये बनी हुई होगी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होंगे इसमें, किसी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्टों के भी चीफ जस्टिस होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 25 हाई कोर्ट है तो 25 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अलग होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसलिए तो उन्हें CJI बोला जाता है। समझ गए, ये द कमिटी विल कंप्राइज ऑफ ऑल दीज मेंबर्स। ये सब्सटेंस चेक करेंगे, यानी आधारभूत साक्ष्य तय करेंगे कि कैसा हुआ भी था, और ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बेटा उस रिपोर्ट पर होगी डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। सर ये क्या होता है, सदन में चर्चा, बहस, मतदान। यहाँ कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, तो यहाँ विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बेटा ये सबसे खतरनाक मेजॉरिटी होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब उदाहरण स्वरूप लोकसभा के 550, ठीक है, तो भैया 550 का आप आधा कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1 कर देंगे, यानी 50% प्लस 1। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाओ स्पेशल मेजॉरिटी पे। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब इससे कंपेयर करा जाएगा। सपोज इधर 272 273 चाहिए हमें, तो इधर 273 हो गया। अब ये जो नंबर है स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 का, तो ये होना चाहिए 273 कम से कम। अगर ये 273 से नीचे जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सदन में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 में कंपैरिजन किया जाता है, प्लस का निशान का मतलब आपस में जोड़ा नहीं जाता, यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है। दोनों सदन में होगा, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जब 3 मेंबर की न्यायिक समिति इस मामले पे फैसला दे देगी, और अगर फैसला फेवर में आया तो मुबारक हो, जज साहब बाहर, और अगर फैसला फेवर में नहीं आया तो जज साहब बच जाएंगे। अरे सर अब हमें समझ आ गया, जज साहब को हटाने के लिए पहले लोकसभा के 100 सदस्य लगेंगे, राज्यसभा के 50 लगेंगे। सर कौन सा अधिनियम है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है सर। उसके बाद में जाएगा लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के अंदर सभापति के पास। सभापति ने अगर अलाउ कर दिया, जहां पर वो डिसअलाउ भी कर सकते हैं, तो 3 जजेस की इंक्वायरी होगी। मतलब सोच रहे हैं जज को हटाने के लिए जजेस ही इंक्वायरी करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर 2/3 की वोटिंग होगी। फिर सर हट जाएंगे सर आप खांस क्यों रहे हैं सर, बताइए तो। बेटा क्योंकि अगर राष्ट्रपति के पास नाम भेज भी दिया, राष्ट्रपति ने हटा भी दिया, तब भी बेटा अंतिम द्वार ओपन है, विच इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। सर ये क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, जो कि आपने पढ़ी होगी आर्टिकल 13 के अंदर। याद आ रहा है आपको, आपने ज़रूर पढ़ा होगा आर्टिकल 13 के अंदर कि जुडिशियल रिव्यू नामक एक चीज़ होती है, जो कि वर्णित तो नहीं है पर उसे न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तो सर ये न्यायिक समीक्षा करती क्या है बेटा, ये न्यायिक समीक्षा ज़्यादा कुछ नहीं करती। जुडिशियल रिव्यू का सीधा पावर है कि न्यायालय कहीं भी हस्तक्षेप कर सकती है, कहीं भी। और याद रखिएगा, आपको एक केस से मैं ज़रूर परिचित कराना चाहता हूँ। एक केस का नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें बोला था उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, ठीक है,
YV चंद्रचूड़ साहब, जी हाँ, आप जिनकी बात समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक, वर्तमान 50 में CGI के पापा जी, ठीक है, आदरणीय DY चंद्रचूड़ जी के पापा जी, YV चंद्रचूड़, ठीक है। तो बेटा इन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक अनुसूची 9 थी, शेड्यूल 9 था, और सर ये जो शेड्यूल 9 है, आपने एक बात और भी बताई थी कि ये जो अनुसूची 9 है सर, इसमें कोई भी विधि चली जाएगी उसकी कभी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन बेटा इस केस में एक लाइन बोली है, दैट लाइन इज एवरीवेयर। क्या लाइन है? एवरीवेयर। तो इवन न्यायिक समीक्षा जो है वो शेड्यूल 9 के ऊपर भी काम करती है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये जजमेंट आया था तो इस जजमेंट में 24 अप्रैल 1973 के बाद शेड्यूल 9 में जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया था, लेकिन केशव नंदा भारती जजमेंट आने से पहले के मामलों पर जुडिशियल रिव्यू अलाउ नहीं करा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं। अब आपके समक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की बात कर लेते हैं कि सर क्षेत्र अधिकार आखिर क्या क्या होते हैं। तो क्षेत्र अधिकार का मतलब ये होता है कि एरिया, जैसे आपकी भी कुछ कार्य में चॉइस होगी कि आप डॉक्टरी के पेशे में, वकालत के पेशे में, और अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप UPSC या सिविल जज या सिविल के पेशे में जाना चाहते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आपका एक क्षेत्र होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल मूल, उसके बाद आता है रिट जिसमें याचिकाएं होती हैं 5 प्रकार की। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए हबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशियो, सर्सरी, मंडमस, क्यो वारंटो। याद आई? चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल क्या होता है, ये रिट क्या होता है, या पीलेट क्या होता है, रिविजनरी क्या होता है, एडवाइजरी क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इनको सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। चलो, ओरिजिनल वाले की बात करने से पहले मैं आपको अनुच्छेद 131 पढ़ाना चाहूँगा, पढ़िए ज़रा ध्यान से। आप चाहे कैमरा को पॉज कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। कि संविधान के किसी भी प्रबंध सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, प्रावधान के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट शैल मैंडेटरी है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के होते हुए के बावजूद भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी। पर सर आपने भी कुछ मिनट पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कभी डायरेक्ट वाद नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने से पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाएंगे। लेकिन बच्चे, सुप्रीम कोर्ट सामान्य नागरिक के वाद को डायरेक्ट नहीं लेता। ऐसी 2 कंडीशन है जो ले सकता है। पहली कंडीशन ये, आप फंडामेंटल राइट के केस में जाओ, FR के केस में जाओ। ओके सर, समझ गए। दूसरा बेटा, जब किसी भारत सरकार का एक या एक से ज़्यादा राज्य से टकरार हो जाए, यानी केंद्र का राज्य से टकराओ, केंद्र का राज्य प्लस राज्य से टकराओ, राज्य का राज्य से टकराओ, तो बेटा केंद्र और राज्य अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। अब आप सोचिए, केंद्र की राज्य से लड़ाई हो गई तो राज्य अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला डालेगा, कितना हास्यास्पद लगेगा। तो इसलिए केंद्र और राज्य की लड़ाई में ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन होती है दैट इज टू दी सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और दूसरा किस केस में होता है? फंडामेंटल राइट के केस में होता है, फंडामेंटल राइट के केस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आई समझ में? आर्टिकल 131 में ये बताया गया है, और आर्टिकल 262 में भी एक अपवाद है कि इंटर स्टेट मामले में नहीं होगा। इंटर स्टेट मामले में ओरिजिनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम केंद्र राज्य संबंध समझेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पानी के विवाद है ना, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, तो इसमें पहले दोनों राज्यों को बैठाल करके आपस में समझाया जाता है कि आप सुलह समझौता कर लो, ADR में मूव कर जाओ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल या रेजोल्यूशन में। तो अगर आप ADR में मूव करने के बाद में नहीं सफल होते हो तब आपके लिए मामला है कि आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप ओरिजिनली नहीं जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। खैर, अब आगे आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये समझिएगा कि कोर्ट के अंदर ओरिजिनली कैसे जाया जा सकता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है कि राज्य राज्य, केंद्र राज्य और केंद्र राज्य राज्य, या फिर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप खुद उसका उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति खेल देखने गया था फुटबॉल का, फुटबॉल तेज़ी से आई, उसको हिट करी, वो स्टेडियम में टिकट लेकर के बैठा हुआ था और उस बॉल के हिट करने के बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई। क्या स्टेडियम प्रशासन उसकी उस मौत का जिम्मेदार है? अच्छा सवाल है ना, क्योंकि वो व्यक्ति, अगर मान के चलिए स्टेडियम प्रशासन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है बच्चों, तो मेरा प्रश्न ये भी है कि वो व्यक्ति तो अपनी स्वेच्छा से गया था ना, उसको इतना तो पता होना चाहिए था कि कोई रिस्क हो सकती है।
भाई फुटबॉल तो फुटबॉल है, खेली जाएगी, किक करेंगे, सारी बातें होती हैं। तो बेटा जब भी कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। किन मामलों में? राजस्व मामलों में, सिविल के मामलों में, क्रिमिनल मैटर्स में, ये याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ओरिजिनली नहीं जा पा रहे हो तो आपके लिए एक और रास्ता है डायरेक्ट एंट्री का, जिसे कहते हैं भैया विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन। ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या करती है? तो बेटा इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्व में एक प्रश्न लिख के भेज रहे हो कि मेरा जो वाद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर एक मेरा वाद का निर्णय हुआ है, इस बात को मैं अभी अपील के रूप में नहीं ले जा रहा, मैं पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखता हूँ। आप इसे कह सकते हो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल फैसले से बच भी जाओगे और अपने मामले की जांच करके ये भी प्राप्त कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे रहा है या अगेंस्ट में। एसएलपी कई बार फाइल होती है, कई बार ऐसे केसेस है जिसमें एसएलपी फाइल हुई है, फिर चाहे वो राजीव गांधी के असैसिनेटर्स का केस हो या फिर कई ऐसे केस हो। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जेल के अंदर थे, उन्होंने भी एसएलपी लगाई थी, है ना। सिसोदिया साहब, नाम नहीं लेना चाहिए बट विद रिग्रेट मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ में उन पर एक संबंधित बात भी है, तो उन्होंने एसएलपी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी थी, है ना। तो इस तरीके की पिटीशन फाइल करके ये लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप इसको देख लीजिए, है ना। क्यूरेटिव पिटीशन एक कानूनी उपाय है जिसका इस्तेमाल भारत सहित कुछ न्याय क्षेत्रों में न्याय की विफलता को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। ये शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम उपाय है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किए जाने के बाद ही दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को नए साक्ष्य आधार खोजने के जो मूल्य कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हो गया। अब एडवाइजरी पे आ जाओ। सर ये एडवाइजरी क्या होता है? तो बेटा इस एडवाइजरी के लिए मैं आपको फिर से लिखवा दे रहा हूँ, जबकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप और पक्के से हो जाए। एडवाइजरी में क्या होता है? आर्टिकल 143 है संविधान के अंदर। ये आर्टिकल कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी फैक्ट पर, तथ्य पर या किसी लॉ पर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में राय चाहिए तो वह किससे पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो याद रखिएगा बेटा, तब सुप्रीम कोर्ट उनको चाहे तो उत्तर दे, चाहे तो उत्तर ना दे, यानी कि किसी भी प्रकार से ये पूछा हुआ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। और बाध्यकारी की एक ही कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई फैक्ट या ऐसा कोई लॉ पूछा गया है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तभी वह बाध्यकारी होगा। तो यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान लागू होने से पूर्व, ठीक है, 1950 26 जनवरी से पूर्व की अगर हम बात करें तो बच्चों ये कंडीशन थी, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछा, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रश्न गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, तो ये बिल्कुल भी अवमानना नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, और हेड ऑफ स्टेट तो होता ही होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 50 के तहत जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, तो ये भी अपने स्थान पे इंडिपेंडेंट है। परंतु हाँ, राष्ट्रपति प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में इन्हें बाध्य कर सकता है। अच्छा, आप उल्टी चीज़ समझिए, अगर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डियर राष्ट्रपति जी, हाँ इसका मतलब ये होता है, तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है? ना मुन्ना ना, राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कंडीशन से बाध्य नहीं है। इनफैक्ट राष्ट्रपति पे तो किसी भी प्रकार का कोई भी विचार जो बाध्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति इस विचार का प्रयोग करके पूरे भारत में लागू कर सकता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ मांगी? नहीं बेटा, कभी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होती है। और आप सलाह को पूरे भारत में कैसे लागू कर सकते हो? आप उस सलाह के संबंध में कानून बनाएंगे, सरकार कानून बनाएगी, आप उसमें अंतिम साइन करेंगे, फिर वो विधेयक पारित होकर के अधिनियम बन जाएगा। ये तो आप भी समझ रहे हैं राष्ट्रपति जी। तो इस वजह से याद रखना बच्चों की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 143 के तहत आती है वो दोनों पर बाध्यकारी नहीं है। इसको लेके बिल्कुल भी आप चाहें तो एक केस भी चेक कर सकते हैं, इस्माइल फारूकी केस, आप पढ़ लीजिएगा। इस्माइल फारूकी में बोला गया, और ये जो सोर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये एनसीईआरटी से, बिल्कुल भी किसी झांसे में ना है। कोई आपसे कहे नहीं नहीं बाइंडिंग होती है, तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस मामले में। खुद विभिन्न वेबसाइटों पर विभिन्न लेख हैं, आप उन लेख को जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सर आपने हमें एडवाइजरी से अवगत करा दिया, बहुत अच्छा सर। उसके बाद आपने हमें ये बता दिया सर ओरिजिनल 131 राज्य राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य राज्य। उसके अलावा सर आप थोड़ा सा रिट के बारे में बता दीजिए, और सर ये अपील क्या होता है ज़रा ये बता दीजिए, ठीक है, समझिए। सर ये रिविजनरी क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि 137 के अंदर रिव्यू पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है,
रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में 3 तरीके की शक्तियां प्रदान होती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार के रिव्यू कर सकता है। पहला, लेजिस्लेटिव एक्शंस का। लेजिस्लेटिव एक्शंस कौन से होते हैं? कोई विधि बना दी गई या किसी को विधि बनाने की शक्ति देके उससे विधि बनवा ली गई, तो ऐसी विधि संविधान के किसी भी प्रावधान को हानि तो नहीं पहुंचा रही, उल्लंघन तो नहीं कर रही। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? दूसरा ये आ जाएगा कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे मान लीजिए कोविड के समय पे या एक विशेष पर्व के समय पर किसी एक धर्म के लोगों को वंचित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाएगा, कहेगा ये क्या बात हुई भाई, आपका ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे एक्शन का भी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, ये याद ही रखिएगा बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, रिव्यू कर सकती है किसी भी एक्शन, ऑर्डर, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट का। आर्टिकल 13 के अंदर ये बात लिखी हुई है, इसको मत भूलिएगा। आर्टिकल 13 के 2 को अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास रिविजनरी पावर भी होती है। अगर किसी मामले के अंदर एडवोकेट जो है वो ये कहते हैं सर एक बार इसको देख लीजिए, अंतिम ऑर्डर आपने दे दिया, प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में देख लेता है कि हाँ लाओ मैं रिवीजन कर लेता हूँ, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिससे सामने वाले के साथ इनजस्टिस हो जाए। तो बेटा इस इनजस्टिस को रोकने के लिए कभी कभार कोर्ट रिवीजन भी कर देता है, आग्रह पे भी कर सकता है, स्यू मोटो भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रिविजनरी शक्तियाँ हो गई, संशोधन के अधिकार अपने दिए हुए मामले में, अपने दिए हुए आप समझते हैं जजमेंट में, ठीक है, आदेश में या फिर जजमेंट हो ही गया। उसके बाद आ जाओ बेटा रिट में। रिट क्या होती हैं? याचिका होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कहाँ वर्णित है सर? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। उससे पहले सर हम अपील देखेंगे। सर अपील क्या होती है? 132 में अपील की बात करी गई है। सर थोड़ा सा ये अपील बता दीजिए कि अपील होती कैसे है। तो बेटा अपील सीधी सीधी बात है, जब आप सबसे निचली अदालत में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इसके नीचे भी कई सारी अदालत होती हैं, जेएम सेकंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, सीजेएम, आपको यहाँ से राहत मिल गई, इन तीनों में से किसी कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिली, तो पहले तो आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अपील का टाइम मिलता है, उसके बाद 60 to 90 डेज़ मिलते हैं आपको। उसके बाद आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील करने, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा सकते हैं आप, ये होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो आर्टिकल 133 में, आर्टिकल 134 में 2 तरीके हैं, या तो वकील साहब कन्विंस कर लें कि ये जो मैटर है हमारे क्लाइंट का ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज से पूर्व इस पर कोई ऐसा निर्णय दिया नहीं गया है, और ये इंक्लूड करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जैसे जब देश के अंदर निर्भया कांड हुआ था, जैसे देश में विशाखा वर्सेस राजस्थान का केस हुआ था, तो इन केसों के अंदर कोई विधि थी नहीं भारत में। अब निर्भया के अंदर आप क्या कहोगे? निर्भया के अंदर नाबालिग था, और उस नाबालिग ने, आप समझ ही सकते हैं कि पूरे देश इस हीनियस क्राइम से इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर था, तो विधि को रातों रात पढ़ा गया, देखा गया। उसके बाद जीएस वर्मा समिति बनी, सब जानते हैं जीएस वर्मा समिति ने इस 2012 के निर्भया जजमेंट के बाद में आजीवन कारावास, टू बी हैंग टिल डेथ, फांसी तक के प्रावधान जोड़ दिए गए रेप के कंडीशन में, यानी इंडिया के अंदर रेप लॉस को स्ट्रिंजेंट बनाया गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो कई बार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन पर डिस्कशन रह जाता है, और ऐसे प्रश्नों को स्वतः हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले सकता है, और ऐसे क्रिमिनल मैटर्स में भी हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले सकता है। 133 जमीन संबंधी सिविल मैटर, सिविल बात, और 134 आपराधिक मामले के एवज में। तो ऐसे में हाई कोर्ट या तो वकील की राय पर, कि वकील कहता है सर मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट अपील जाना चाहता हूँ, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हाई कोर्ट में इससे पहले कोई ऐसा केस है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके संबंधित कोई रूलिंग उपलब्ध नहीं है, या तो ऐसा कर सकता है। या कभी हाई कोर्ट को महसूस होता है कि यार है तो बात जायज़ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ जो आज तक संविधान के अंदर तो है लेकिन कभी उसका कोई जिक्र वर्णन कुछ हुआ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे क्या होता है कि हाई कोर्ट खुद से 134 का सर्टिफिकेट देता है, वो कहता है डियर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनिए, ये मामला बहुत अर्जेंट मैटर का है, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है ऐसे। तो बेटा ये होती है इस तरीके की पावर, इसे अपील कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करके अंतिम अपील होती है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अपील के बाद में आप कहेंगे कि आर्टिकल 72 भी होता है, 161 होता है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में मर्सी पटिशंस भेजी जा सकती हैं। तो इसके लिए आप मेरा राष्ट्रपति का लेक्चर देख सकते हैं, या राष्ट्रपति की क्लासेज जिन बच्चों ने ली वो बेहतर समझ सकते हैं कि ये मर्सी पटिशन में और सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद में क्या भिन्नता रह जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे अपीलेट शक्तियाँ कहते हैं। आइए अब रिट पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो रिट कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले सर्वप्रथम आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में रिट का नाम लें, और अगर आप रिट का नाम सही से ले पाते हैं बच्चों तो आपको इसका मतलब रिट याद है। सबसे पहले कौन सी रिट आती है? तो सबसे पहले सर हम ले लेते हैं हबियस कॉर्पस।
ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं यू मे हैव द बॉडी। बेटा इसका सीधा मतलब है, इसमें आप ये गोल्डन लाइन लिख लीजिएगा, ये दोनों चीज़ों के प्रति लागू होती है, ये पब्लिक ऑफिसर के प्रति भी लागू होती है और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू होती है। सर इसका मतलब मान लीजिए आप घर से निकले, हैप्पी 16 जून को पेपर देने जा रहे थे। सर 16 जून 2024 की रात याद मत दिलाई सर, उस रात यूपीएससी देने के बाद 2 बजे तक जागे टेंशन में। तो बेटा आप जा रहे थे पेपर देने और ये कार आई, ठीक है, ये ऑफिशियल मारुति वैन, ठीक है सर, ऐसी तो नहीं होती, लमसम ऐसी होती है सर, ये लाइट है सर। इस कार ने आपको किडनैप करा और इस कार ने आपको भरा और लेके उड़ गई। तो अब क्या इसके विरुद्ध नहीं जा सकते क्या? सर बिल्कुल जाएंगे इसके विरुद्ध सर, क्योंकि ये निजी व्यक्ति हैं, परंतु इन्होंने मेरा आर्टिकल 21 छीना है सर, दैहिक स्वतंत्रता। और दैहिक स्वतंत्रता कोई भी, चाहे राज्य हो चाहे निजी व्यक्ति हो, मुझे वंचित नहीं कर सकता। तो बेटा आप तुरंत ही हाबियस कॉर्पस की याचिका मूव करेंगे और हाबियस कॉर्पस की याचिका मूव करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर निर्णय लिया जाता है इस पर। लेकिन सर एक दिन मैं दोबारा घूम रहा था सर, और दोबारा गाड़ी आई, मुझे दोबारा गाड़ी उठा के ले गई सर। अब सर ये चूहा लग रहा है सर, चूहा उठा के ले गया मुझे सर, किडनैप कर लिया। तो बेटा अगर आप बार बार किडनैप हो रहे हैं तो लिख लीजिए हाबियस कॉर्पस के आगे कि इस पर याद रखिएगा, इस पर डबल जियोपार्डी का नियम लागू नहीं होता। सर इसका मतलब बाकी सारी रिटें एक बार, एक व्यक्ति एक मामले में एक बार, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अपने मामले में बार बार हाबियस कॉर्पस को मूव कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को मूव कर सकता है। आपको पता थोड़ी ना है कि आप कितनी बार किडनैप होगे भैया, आपको पता थोड़ी ना है कि आप कितनी बार कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये तो हो गया फिलहाल 16 जून 2024 यूपीएससी, सब कुछ हमने एग्जाम्पल समझ लिया। तो इस रिट को बोलते हैं हाबियस कॉर्पस, और इसमें न्यायालय आदेश देता है कि बॉडी वापस करो, यू मे हैव द बॉडी। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। आइए रिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये है डायग्राम, ठीक है। हाबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मंडामोस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशियो। ओके सर, ये 5 रिटें होती हैं। हाँ बच्चे, जिनको हिंदी में नाम जानने हैं रिटों के वो लिख ले सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मंडामुस परमादेश, प्रतिषेध रिट प्रोहिबिशन को कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ में उत्प्रेषण रिट ऑफ सर्टियोरारी और अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। तो आइए एक एक करके इन रिटों को समझ लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए कि रिट की उत्पत्ति हुई कैसे। तो भैया ये अंग्रेजी विधि से हुई। रिट की उत्पत्ति अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। अंग्रेजी लोक अदालतों यानी मूट कोर्ट में आम कानून अदालतों के विकास के साथ बनाई गई थी। रिट के कानून की उत्पत्ति इंग्लैंड में किंग्स बेंच से हुई है। पहले ये राजा के दिए हुए आदेश होते थे, राजा रिट इशू करता था कि जाओ ऐसा कर दो, लेकिन बाद में राजा मनमानी करने लगा तो रिट्स को ड्राफ्ट कर दिया गया, है ना, कि राजा अपने हिसाब से मनमानी शाही आदेश, आज भी इसको बोला जाता है कि प्रीरोगेटिव रिट्स होती है, लेकिन आज भी कोई भी मनमानी ना कर पाए, इसलिए 5 श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। चलिए पहली रिट आप समझ चुके हैं, हैव द बॉडी। उसके बाद देखिए दूसरी देख लीजिए। आइए अब दूसरी रिट की बात करते हैं, बी कमांड परमादेश मंडामुस। अब अगर आपने बत्ती का बिल भरने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरे बत्ती का बिल गलत आ गया है, वो माफ़ कर दो या इतना इतना करके, लेकिन आपने एप्लीकेशन दे दी है, परंतु सरकारी कर्मचारी जो कि उस पद पर है एवं यह उसका कार्य है और वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, टाले पड़ा है, टाल मटोल कर रहा है, डिले करे पड़ा है, तो बेटा ऐसे में आप जाकर के कोर्ट से मंडामुस की याचिका दायर करके, रिट दायर करके उसके खिलाफ ला सकते हो। परंतु इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो वो व्यक्ति उस काम को करने के योग्य हो, और दूसरी बात आप लीगल चैनल से आए हो। ये नहीं कि आप दबाव बना रहे हैं कि तुम एसडीएम हो, तुम तो भैया हमारे मोहल्ले की नाली भी साफ़ करवाओगे। ऐसा नहीं है, वो आपके नौकर नहीं है, आपके नौकर हैं लेकिन आपके निजी नौकर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो राज्य में व्यवस्थाएं बनाने के लिए हैं, राज्य सरकारों के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, जनता के लिए उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। चलो अगला, वी स्टॉप प्रोहिबिशन। बेटा ये तब होता है जब कोई न्यायालय में आपके प्रति कार्रवाई चल रही हो और उस न्यायालय के पास में न्यायिक क्षेत्र है ही नहीं। मतलब क्या मजाक हो गया कि एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने देखा वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं थे, एक व्यक्ति सफ़ेद वेशभूषा में बैठा हुआ था। मैंने कहा अरे भैया आप कौन हो? तो बोले भैया मैं डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सुई लगा दो जरा, ये टिटनस की ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो डॉक्टर ना होते हुए उस व्यक्ति ने क्या करा, सुई मेरे लगा दी। मुझे बाद में पता चला भैया ये तो कंपाउंडर निकला है। ये क्या निकला है? कंपाउंडर निकला है।
अब समस्या इस बात की हो गई बच्चों कि कंपाउंडर का ये क्षेत्र था ही नहीं। क्षेत्र था क्या? नहीं था, लेकिन उसने कार्य तो कर दिया। तो बेटा दो तरीके हुए, एक तो मैं कार्य करने से पहले रोक सकता था। अब कोई कोर्ट के पास में मेरा न्यायालय में, किसी न्यायालय में मेरा कोई मामला दर्ज है, लेकिन न्यायालय की वैल्यू ही नहीं है। जैसे मेरी ज़मीन 5 लाख रुपए की है, उस न्यायालय की हैसियत है कि वो 2 ही लाख तक का मामला सुना पाए, तो ये 5 लाख का कैसे सुना देगी? तो मैं ये रिट ऑफ प्रोहिबिशियो या प्रोहिबिशन लगा के, प्रतिषेध की रिट लगा करके उस न्यायालय को बाध्य कर दूंगा कि भैया तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। पर अगर उस न्यायालय ने फैसला सुना दिया होगा तो सुनाए हुए फैसले को पलटने के लिए भी एक याचिका है जिसे कहते हैं सर्शियोरारी। बेटा इन दोनों का कनेक्शन समझना, इन दोनों का कनेक्शन समझना। एक जब कार्रवाई चल रही है, एक जब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, एक जब बाद न्यायालय में लंबित है, एक जब बात का निर्णय आ चुका है, तो निर्णय आने के बाद सर्शियोरारी काम करती है, निर्णय से पहले ये काम करती है। ठीक है, आई विश, ठीक है, यही काम करती है। तो सर परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, सर्शियोरारी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बताई दीजिए। क्यों वारंटो का मतलब सीधा होता है, मैं खुद पूछ रहा हूँ कि भैया तुम्हें अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, मेरे घर के सामने रोड बन रही थी, उसमें 2 लोग खड़े हुए थे, तो मैंने कहा अरे भैया कैसे खड़े हो? तो एक आदमी बोला हम ये रोड बनवा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप किस पद पे हैं, कौन है? तो ना तो वो व्यक्ति रोड बनाने के लिए ठेकेदार था, ना तो पीडब्ल्यूडी एक्सपर्ट था, ना तो कोई भी था, ना तो ऐसा कोई लेबर था जिसको बुलाया गया है। तो मैंने उससे पूछा, तो मुझे लगा अच्छा ये कहीं ना कहीं रोड नहीं बना रहे, ये आज शाम तक सारी सामग्री गायब कर देंगे, फिर एक वाक्य आएगा अखबार में रोड हुआ करती थी। तो मैंने न्यायालय में तुरंत ही याचिका डाल दी। ये तो मैं आपको इमीडिएट केस बता रहा हूँ। ऐसे केस में तो पुलिस को पहले एफआईआर लिखवानी चाहिए, आपको इत्तला करनी चाहिए कि हमारे घर के सामने ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी जगह पर आपका कोई वाद है, तहसीलदार के सुलझाने का मामला है, नायब तहसीलदार का है, और उसको सुलझा कोई और रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो ना कि आपकी किस हक से, क्या पद है आपका, क्यों वारंटो, कौन है भैया आप। तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार की रिट जो होती हैं वो रिट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती हैं। तो आपने रिमूवल देख लिया, रिव्यू देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, और प्लीज़ इस चार्ट को बना लीजिएगा। हाबियस कॉर्पस मंडामुस, इसमें से आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन जो है वो बेटा प्रोहिबिशियो भी इसे कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में, सिर्फ और सिर्फ। सर एग्जीक्यूटिव कार्यों पे नहीं, न्यायालय पे यस, एग्जीक्यूटिव पे नहीं, न्यायालय पे यस। क्यों वारंटो हर जगह, मंडामुस हर जगह, हबीज कॉर्पस राज्य पे भी, पब्लिक पे भी, प्राइवेट पे भी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हबीज कॉर्पस समझ चुके हैं आप। ये कुछ इमेजिनरी फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं हबीज कॉर्पस के अंदर। आपको ये पीडीएफ निश्चित ही मिल जाएगी, परंतु मेरा आपसे एक आग्रह है बच्चों, जो लोग लेक्चर से थोड़ा बहुत भी इंप्रेस हुए हैं, या जिन्हें थोड़ा बहुत भी लेक्चर समझ आया है, या जिन्हें लगता है कि हाँ चीज़ें जा रही हैं जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है बच्चों। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके हर डाउट सॉल्व करने के लिए प्रयास करता हूँ। इट इज़ अ 2-वे लर्निंग प्रोसेस, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, और हम दोनों को एक दूसरे से चीज़ें सीखने में आनंद तभी आएगा जब आप कक्षा के अंदर आकर के बैठेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं राज्य सरकार की इस योजना का पूर्ण लाभ लें बच्चों। मेरा आपसे 100% प्रयास रहेगा ये कहने का कि हमेशा ऐसी लाभकारी योजनाएं बच्चों बहुत कम आती है, और इस योजना से जितने भी लोग लाभान्वित हो जाएं वो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। ईश्वर करे आप सब लोग सफलता प्राप्त करें, आपको जल्दी अच्छे से सफलता मिले। आई होप आपका कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्लास टाइम में क्लास में आके डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ संपर्क करना है, कैसे संपर्क करना है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे जो भी हैं मैं वीडियो लेके आऊँगा, जुडिशियल एक्टिविज़म पे भी वीडियो लेके आऊँगा। बस आपको मैं चलते चलते थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि जुडिशियल ओवर रीच क्या है, कभी कोई आपसे पूछ ले कि जुडिशियल ओवर रीच क्या है, ठीक है, तो आप हमेशा उसको बता सकते हैं जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के काम में हस्तक्षेप करे, इंटरफियरेंस करे, इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, और अगर आपसे कोई एक आर्टिकल पूछ ले 142 बताओ बच्चे, तो लिख देना इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस। इसका मतलब होता है पूर्ण न्याय। बेटा ये सबसे खतरनाक आर्टिकल है, इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। छोटा सा हिस्सा आपको बता देता हूँ कि करीब करीब 7 लोग अभियुक्त थे, यानी 7 लोग दोषी पाए गए थे 21 मई 1991 को आदरणीय राजीव गांधी जी के हत्या में, असैसिनेशन में। ठीक है, तो बेटा हुआ ये था
कि ये लोग जो हैं, अब देखा जाए तो इन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर, हमारे देश के इतने इंपॉर्टेंट फिगर का, हमारे देश के इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर की हत्या करी थी। आपके मन में भी आता होगा कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन हमारी आपकी सोच से परे है ना न्यायिक सिस्टम। वो तो हर व्यक्ति के साथ न्याय के लिए स्तंभ प्रदान करता है, न्यायिक स्तंभ प्रदान करता है। तो बेटा हुआ क्या कि आप जानते हैं इन लोगों ने क्या करा होगा, इनके खिलाफ सबसे पहले मामला चला होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट के बाद अंतिम रास्ते दो बचते हैं, एक तो राज्यपाल का बचता है गवर्नर आर्टिकल 161, और एक राष्ट्रपति का बचता है अनुच्छेद 72। अब हुआ क्या कि इनमें से 6 कैदियों में से एक पिनरेली विलम, जो भी नाम था उनका, सॉरी मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएट अगर कर रहा हूँ तो उनमें से एक अभियुक्त ने क्या करा, ये मामला भेज रखा था किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के साथ साथ ये मामला राष्ट्रपति को भी भेज रखा था। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के पास अधिकार है सुनाने का। ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो, आपने यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करा, आपका रिजल्ट 1 महीने में नहीं आ रहा, 2 महीने में नहीं आ रहा, 3 महीने में नहीं आ रहा, 4 महीने में नहीं आ रहा, 1 साल में नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन आएगा ना, एंजाइटी होगी ना, परेशान होंगे ना। तो बेटा ऐसा ही हुआ कि इन लोगों की याचिका, समझ रहे हैं आप, हमारे देश के राज्यपाल के पास और हमारे देश के उस राज्य के राज्यपाल के पास, देश के राष्ट्रपति के पास इनकी याचिका पेंडिंग थी, और इनके पेट में रोज गुड़गुड़ाहट, रोज मुझे जेलर से, वार्डन से याचिका आई, स्वीकृत होके आई। तो बेटा गवर्नर ने, जब गवर्नर पर उल्टा ये समझिए कि तमिलनाडु की सरकार ने ये अलाउ भी कर दिया कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेटा 30 साल का समय तो वैसे ही हो चुका था, लमसम धीरे धीरे करके, और ये काफ़ी ज़्यादा सज़ा जो है वो काट भी चुके थे। और इनमें से कई अभियुक्त जो हैं, इनमें से 1-2 अभियुक्तों को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, किसी को कैपिटल पनिशमेंट फांसी मिली थी, तो वो आजीवन में बदल दी थी। तो तमिलनाडु सरकार ने ऑलरेडी इस मामले पे कह दिया राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल ने एक हरकत करी और उठा करके फाइल भेज दी राष्ट्रपति के पास कि आप इस पर विचार करो। अब राष्ट्रपति पेंडेंसी पे डाले पड़े हैं। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 142 का प्रयोग करके, आर्टिकल का प्रयोग करके, अभी रिसेंटली नवंबर की बात है, 11 या 17 नवंबर जो भी है, 2022-23 की बात है ये। तो बेटा हाँ 2023 की एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने सबके सब 6 के 6 अभियुक्त जो बचे हुए थे, एक को तो पहले ही छोड़ दिया था, सबको उठा करके बाहर कर दिया और सीधे बोला कि आर्टिकल 21 का हनन है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू स्पीडी ट्रायल, भाई त्वरित कार्रवाई करके व्यक्ति को फटाफट से आप उसका ट्रायल चलाइए और उसे मुक्त कीजिए। और आप यहाँ पर उसकी जान के साथ डेली मार रहे हो, और वैसे भी अपनी आधी इतनी सज़ा काट चुके हैं कि अब इनको क्या आप सजा दोगे। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 में एब्सोल्यूट जस्टिस की पावर का प्रयोग करते हुए इनको छोड़ दिया। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, एब्सोल्यूट जस्टिस की पावर। खैर आप इन लेक्चर्स को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। दिस इज अभिषेक मिश्रा साइनिंग ऑफ। और थोड़ी तबीयत नदारत होने की वजह से मैंने पूरा प्रयास करा है, तो आपके अप्रिसिएशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और सभी लोग पढ़ें। थैंक्स अ लॉट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज अभिषेक मिश्रा फ्रॉम पीलीभीत। ठीक है, लेक्चर इज रिकॉर्डेड फॉर अभ्युदय बरेली। थैंक यू।